सो वेरी गुड इवनिंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की तारीख है 8 अप्रैल, है ना। आज सुबह भी क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी, ठीक है, बट कल से आपकी क्लासेस सुबह 8 बजे एज यूजुअल लाइव चलने वाली है। ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहुंचेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज़ की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज़, इससे पहले आज कौन कौन से टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, तो रैंक एंड रिपोर्ट्स, नेशनल स्टेट अफेयर्स, अवार्ड्स, मीटिंग्स, इंपॉर्टेंट डेज और उनके थीम्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एंड साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस न्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है, किससे रिलेटेड देखेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, सॉरी, रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है पहला न्यूज देखें। कि पहला न्यूज कह रहा है कि विच स्टेट हैज अचीव्ड द हाईएस्ट रियल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ 9.69% इन द कंट्री इन फाइनेंशियल ईयर 25। देखो, फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब क्या होता है, 24-25 की यहाँ पे बात हो रही है। 24-25 की बात हो रही है, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि 24-25 में वो कौन सी स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव कर रही है। कितना अचीव कर रही है, 9.69%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा भैया कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने साल 2024-25 में, है ना, रियल ग्रोथ रेट कितना अचीव किया है, 9.69%। अब देखो, ग्रोथ रेट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ग्रोथ रेट जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नॉमिनल ग्रोथ रेट, है ना, नॉमिनल ग्रोथ रेट, और एक होता है रियल ग्रोथ रेट। अब इन दोनों में अंतर क्या है। नॉमिनल ग्रोथ रेट में हम लोग भैया इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को एडजस्ट करते हैं, या इन्फ्लेशन को यहाँ पे काउंट किया जाता है। और इसलिए आप देखोगे नॉमिनल नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा ज्यादा होगा रियल ग्रोथ रेट से। यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन को यहाँ पे काउंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को काउंट किया जा रहा है। ये अंतर होता है नॉमिनल ग्रोथ रेट एंड रियल ग्रोथ रेट की। तो यहाँ पे इस वाले ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, किसकी, इस वाले ग्रोथ रेट की, कि ये रियल जो ग्रोथ रेट है कितना, 9.69%, ये कौन सा स्टेट अचीव कर रहा है, तो कौन सा स्टेट अचीव कर रहा है, तमिलनाडु, ठीक है। आपने बोला सर एक बात बताइए, रियल ग्रोथ रेट तो 9.69% है, तो नॉमिनल ग्रोथ रेट कितना अचीव कर रहा है, तो याद रहे नॉमिनल ग्रोथ रेट 14.02%। 14.02% नॉमिनल ग्रोथ रेट हो जाएगा किसका, तमिलनाडु का, है ना। और रियल ग्रोथ रेट कितना होने वाला है, रियल ग्रोथ रेट 9.69% होने वाला है, ठीक है। वहीं अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड पोजीशन आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, जिसकी ग्रोथ रेट है 8.21%, ठीक है। इसके बाद थर्ड पोजीशन पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, जिसकी ग्रोथ रेट है 7.82%, 7.82%। एंड फोर्थ पोजीशन पे आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, हरियाणा देखने को मिलेगा, जिसकी ग्रोथ रेट है 7.5%। कितनी, 7.5%। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हाल ही में किस स्टेट ने सबसे ज्यादा रियल ग्रोथ रेट अचीव किया है साल 2024-25 के अंदर। तो रियल ग्रोथ रेट का मतलब हमने समझ लिया, ठीक है, कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे रियल ग्रोथ रेट 9.69% तमिलनाडु ने अचीव किया है, एंड नॉमिनल ग्रोथ रेट कितना अचीव किया है, 14.02%। आई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज इज नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स से। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि इन विच स्टेट डिड नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज का इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने कहां पे किया। सबसे पहले तो समझ लो ये ब्रिज कैसा होने वाला है ना। ये ब्रिज जो है इस टाइप का ब्रिज होगा, ये पानी है भैया, ये पानी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। ये ब्रिज जो है भैया, जैसी कोई बड़ी सी नाव आएगी, ठीक है, तो नाव आएगी तो भैया अगर ब्रिज नीचे होगा, है ना, तो ये नाव उस तरफ नहीं जा पाएगी। ये जैसे ही कोई नाव आएगी, ये ब्रिज जो है इसे लिफ्ट किया जा सकता है, इस ब्रिज को लिफ्ट किया जा सकता है, ताकि नाव जो है वो आराम से पास कर सके। तो यहाँ पे न्यू पम्बन ब्रिज जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, याद रहे तमिलनाडु के अंदर ही इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रेट कर कौन रहे हैं, तो अभी मैंने आपको बताया नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। याद रहे ये जो ब्रिज है बच्चा, ये कनेक्ट करेगा रामेश्वरम को मंडपम से, ठीक है। रामेश्वरम, रामेश्वरन आइलैंड को, रामेश्वरन आइलैंड को कनेक्ट करेगा किससे, मंडपम से। किससे करेगा,
मंडपम से। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी होने वाली है, तो याद रहे 2.07 किलोमीटर की इसकी लेंथ होने वाली है, यानी कि लंबाई इसकी इतनी है। कितना खर्चा आया है इसको बनाने में, तो 700 करोड़ का खर्चा आया। कहा जा रहा है कि ये 100 साल तक टिक जाएगा। कितने साल तक? 100 ईयर्स तक ये टिक जाने वाला है। 100 ईयर्स तक ये टिक जाने वाला है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि इसको बनाया किसने है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। रेल विकास निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड जो कि एक नवरत्न कंपनी होने वाली, नवरत्न पीएसयू होने वाली है। ठीक है, तो तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी जी ने न्यू पंबन ब्रिज को इनॉग्रेट किया है। यह ब्रिज किस टाइप की होगी, है ना, इसे लिफ्ट किया जा सकता है जब शिप कोई आता है तो। ठीक है, 100 साल तक चलेगा। 700 करोड़ की लागत लगी है, इसमें खर्चा आया है। इतने किलोमीटर का होने वाला है। रामेश्वरन आइलैंड को मंडपम से ये कनेक्ट करने का काम करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया किसको क्या अवार्ड मिला, देखते हैं भैया किसे अवार्ड मिला है। कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट श्रीलंकन ऑनर फॉर नॉन सिटीजन। आपको बताना है इस ऑनर का नाम क्या है। देखो, श्रीलंका में ना, श्रीलंका में जैसे हमारे यहाँ पे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, हाईएस्ट ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया जाता है, वैसे श्रीलंका के अंदर भी अवार्ड दिया जाता है। श्रीलंका के अंदर जो नॉन इंडियंस है, नॉन इंडियंस है, नॉन इंडियंस यानी कि जो श्रीलंका के बाहर के हैं, है ना, उनको जो उनका जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो कि नॉन इंडियंस, नॉन रेसिडेंट्स को दिया जाता है, वो कौन सा है? श्रीलंका मित्र विभूषण। श्रीलंका मित्र विभूषण ये वो अवार्ड है जो कि श्रीलंका नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को देती है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं श्रीलंका के अंदर ब्रेवरी के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ब्रेवरी के लिए श्रीलंका में वीरा चुदामनी अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आर्ट्स के फील्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है श्रीलंका के अंदर, तो आर्ट्स के फील्ड में सबसे अवार्ड, बड़ा अवार्ड है कला कार्थी। क्या अवार्ड है? कला कार्थी अवार्ड, आर्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड। वही आप अगर मैं पूछूं भैया साइंस में कौन सा अवार्ड है, साइंस के फील्ड में कौन सा अवार्ड है, तो विद्या ज्योति, विद्या ज्योति अवार्ड आपको मिलेगा श्रीलंका के अंदर अगर आप साइंस के सेक्टर में कुछ अचीव कर रहे हैं। एंड श्रीलंकन मित्र विभूषण याद रहे, ठीक है, ये वो अवार्ड है जो कि नॉन रेसिडेंट श्रीलंकन को मिलता है, जो कि श्रीलंका में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं भैया। ठीक है, तो यही अवार्ड किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। आइए, नरेंद्र मोदी जी श्रीलंका से वापस आ चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कन्ना दिपया which recently got GI tag is a traditional tribal handicraft from which Indian state? जीआई टैग के बारे में हमने काफी बातें की है। क्या बातें की है? जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, इसके लिए एक्ट आता है 1999 में, 2003 में ये इंप्लीमेंट हो जाता है, लागू हो जाता है, याद रहे। ठीक है, 2004 में पहली प्रोडक्ट कौन सी बनती है जिसे जीआई टैग मिलता है, तो वो थी दार्जिलिंग की चाय, यानी कि दार्जिलिंग टी वो पहली प्रोडक्ट है जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला। ऑफिस कहां पे इसका? चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के अंदर। कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 सालों के लिए। और 10 साल के बाद भैया ये रिन्यू किया जा सकता है, याद रहे, रिन्यू किया जा सकता है। तो जीआई टैग मिला है भैया किसे? कन्ना दीपया को। ठीक है, ये कहां का है भैया? तो ये केरला का है। ठीक है, ये केरला का एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है ना, इसे जीआई टैग मिला है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मैं पूछूं मोस्ट जीआई टैग, मोस्ट जीआई टैग, सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के वस्तुओं को मिला है, तो याद रखना उत्तर प्रदेश होने वाला है। और इसके बाद आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। पहले तमिलनाडु टॉप पे था, बट अब उत्तर प्रदेश आपको टॉप में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गुजरात, गुजरात के अंदर आपको एक फल देखने को मिलेगा जिसका नाम है अमलसद चीकू। ठीक है, इसे भी जीआई टैग मिल रहा है, याद रहे, ये गुजरात का 4th जीआई टैग
होने वाला गुजरात के अंदर जो फूड आइटम्स को जीआई टैग मिला है उसमें ये चौथा नंबर है। ठीक है, आइए इसके बाद माधवपुर मेला। हाँ जी, माधवपुर मेला का सेलिब्रेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1 से 10 अप्रैल के बीच में। ठीक है, 1 से 10 अप्रैल के बीच में माधवपुर मेला, ये भी कहाँ पे हो रहा है? गुजरात के अंदर। ठीक है, माधवपुर मेला। अगला प्रश्न, मीटिंग्स एंड समिट्स की बात हो रही है, कह रहा है कि कौन सी देश बिम्स्टेक के समिट को होस्ट करेगा 2026 में? सर ये बिम्स्टेक क्या है पहले ये समझा दीजिए, तो लीजिए समझिए। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लिख लो यहां पे, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, है ना, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, है ना, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अगर मैं पूछूं इसे स्टैब्लिश कब किया गया, याद रहे 1997 में से स्टैब्लिश किया गया। कितने कंट्रीज हैं यहाँ पे मेंबर्स के रूप में? आपको 7 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेगी, जिसमें इंडिया शामिल है, बिल्कुल शामिल है। क्या बांग्लादेश शामिल है? अरे हाँ, बांग्लादेश शामिल है ना। क्या नेपाल शामिल है? बिल्कुल, नेपाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पे थाईलैंड भी देख रहा है, मिलने वाला है? सर बिल्कुल, थाईलैंड भी देखने को मिलेगा। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, म्यांमार, लिख लो, भूटान देखने को मिलेगा, म्यांमार देखने को मिलेगा, और एक आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। ये इसके 7 मेंबर कंट्रीज है। 1997 में ये स्टैब्लिश हो रहा है। बेसिकली इन देशों के बीच में एक एसोसिएशन फॉर्म किया गया है, जहां पे हम लोग मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्निकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं चेयरमैनशिप की, चेयरमैनशिप की, तो इसकी चेयरमैनशिप 2025 में किसके पास है? तो याद रखना, मार्च 2025 से इसकी चेयरमैनशिप भैया किसके पास है? तो बांग्लादेश के पास है, बांग्लादेश के पास है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके सेक्रेटरी जनरल आपको भारत देखने को मिलेगा सिंस 2023। तो 2023 से अभी तक जो है इसके सेक्रेटरी जनरल भारत है। चेयरमैनशिप 2025 मार्च के महीने में बांग्लादेश को मिली थी, यानी कि बांग्लादेश के पास अगर इसकी चेयरमैनशिप है तो समिट भी यही होस्ट करेगा। समिट कहां होने वाला है? बांग्लादेश के अंदर। क्लियर है बात? आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, हु इज लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन टू द 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 180 मेंबर कंट्रीज यहाँ पे इसके 180 जो है इसके मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, मेंबर कंट्रीज देखने को मिलेंगे। जेनेवा के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलने वाला है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया गया था ताकि डेमोक्रेसी को बनाया रखा जा सके। ठीक है, डेमोक्रेसी को बनाया रखा जा सके, सरकारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, सरकार के अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने का यह काम करता है। 1889 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, 1889 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसमें भैया हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, कौन? ओम बिरला साहब, यही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, 5 से 9 अप्रैल के बीच में इसे कंडक्ट किया जाएगा। बात क्लियर है? अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन पेंशन रिसेंटली हेड? हाल ही में भैया एक इंटरनेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कॉन्फ्रेंस में बातें क्या हुई? बातें हुई कि भैया पेंशन से रिलेटेड, ठीक है, जो पेंशन्स आपको मिलते हैं ना भैया, उन पेंशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे बातें देखने को मिली है। याद रहे न्यू दिल्ली के अंदर इसको कंडक्ट किया गया। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर कंडक्ट किया गया। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये इसका पहला एडिशन है। ठीक है, ये इसका पहला एडिशन होना।
अगली न्यूज है, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपसे पूछ रहा है कि सर फटाफट से बताइए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी बताइए। हाँ जी बताइए। याद रहे, वर्ल्ड हेल्थ डे उस दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया। वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि डब्ल्यूएचओ को स्टैब्लिश किया गया। तो कब स्टैब्लिश किया गया भैया? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल किस तारीख को स्टैब्लिश किया गया, फटाफट से बताइए डब्ल्यूएचओ को। डब्ल्यूएचओ के बारे में बताइए भैया फटाफट से। हाँ जी बताओ। व्हेन वॉज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश? याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, 1948 में स्टैब्लिश हुआ। कब हुआ? जेनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ना। और डॉक्टर टेड्रोस एडनम, कौन? डॉक्टर टेड्रोस एडनम इसके क्या हो जाएंगे? डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे, डायरेक्टर, ठीक है। और इफेक्टिव कब से हो रहा है ये? इफेक्टिव हो रहा है 1950 से। 1950 से भैया ये इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है क्या? 1950 से हम लोग इसका सेलिब्रेशन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है, 7 अप्रैल को एज वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है। आइए, स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात हो रही है। कह रहा है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2024, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ये कहां पे हो रहा है? याद रहे, ब्राजील में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। ये 2 फेजेस में होगा। एक फेज इसका खत्म हो चुका है, दूसरा फेज शुरू होने वाला है। पहले फेज में भैया याद रखना, है ना, याद रखना, इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। आपसे यही पूछ रहा था, पहले फेज में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो 6 मेडल जीते हैं, ठीक है। याद रहे, उज्बेकिस्तान ने 7 मेडल जीते हैं, इंडिया ने 6 मेडल जीते हैं। उज्बेकिस्तान ने 5 गोल्ड जीता है, इंडिया ने सिर्फ 1 गोल्ड जीता है। इंडिया का जो 1 गोल्ड है वो किसने लाया है भैया? हितेश गुलिया ने लाया है, ठीक है, हितेश गुलिया, ठीक है। ये पहले व्यक्ति बन जाएंगे, पहले बॉक्सर बन जाएंगे जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में इंडिया को गोल्ड मेडल हासिल करवाया। नेक्स्ट न्यूज, which country will host the 2034 FIFA World Cup and has announced a complete ban on alcohol during the tournament? क्या कहा जा रहा है? 2034 में फीफा को होस्ट कौन करेगा फीफा वर्ल्ड कप? तो सऊदी अरेबिया, है ना, सऊदी अरेबिया इसे होस्ट करेगा। और सऊदी अरेबिया कह रहा है भैया कि हम लोग अल्कोहल वगैरह जो है वो पूरी तरीके से बैन कर देंगे। मतलब जहां पे ये होस्ट किया जाएगा, है ना, जो प्रीमाइसेस होंगी वहां पे इसे बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया। अच्छा बताओ जरा फटाफट से कि 2026 में इसे कौन होस्ट करने वाला है? तो 2026 में इसे कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए होस्ट करेगा। 2030 में कौन होस्ट करने वाला है? याद रहे, मोरक्को, पोर्चुगल, स्पेन। लिख लो, मोरक्को, पोर्चुगल और स्पेन इसे होस्ट करेगा, ठीक है। 2034 में सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। आइए, मिसलिनियस न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि पीएम मोदी पेज होमेज टू बैंकॉक्स रिक्लाइनिंग बुद्धा, सेलिब्रेट्स इंडिया थाईलैंड स्पिरिचुअल बॉन्ड। तो यहाँ पे इंडिया थाईलैंड के बीच में जो स्पिरिचुअल बॉन्ड है इसको यहाँ पे मजबूती मिली है। रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे पे गए थे, ठीक है, जहां पे उन्होंने रामायणा वगैरह भी देखा। अगला न्यूज, हार्दिक पांड्या जो है ये पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने एक ही मैच में 5 विकेट लिए। मतलब आज तक आईपीएल में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी आईपीएल टीम का कप्तान 5 विकेट ले रहा हो। ये रिकॉर्ड भैया हार्दिक पांड्या ने
हासिल कर लिया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सेशन जो है वो समझ में आया होगा। सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग कल सुबह 8 बजे मिलते हैं अपने रेगुलर लाइव सेशन में। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।